आजकल शायद हम हर एक घर में एक ऐसा बंदा पाएंगे, एक ऐसा मेंबर पाएंगे जो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट से पहले अपनी खाली पेट की गोली लेना कभी नहीं भूलता। ये भी कि वो गोली उसको किसी डॉक्टर ने रोज़ लेने के लिए नहीं बोला है, प्रिस्क्राइब नहीं करी हुई है, फिर भी उसको लगता है कि इसके फ़ायदे ही बहुत सारे हैं। उसको ये नहीं पता कि फ़ायदों के साथ साथ ये गोली उसके बॉडी में, उसके जिस्म में नुकसान भी बहुत सारे दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि खाली पेट वाली गोली क्या हम इसको ओवर द काउंटर ले सकते हैं, या डॉक्टर को ज़रूर पूछना है इसके बारे में कि हम ये गोली कब लें, किस चीज़ के लिए लें, कितने टाइम के लिए लें और ये कब बंद करें। तो अगर हम देखें आजकल हमारे घरों में जो खाली पेट वाले कैप्सूल्स यूज़ होते हैं उनको हम पीपीआईज कहते हैं, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का अगर हम काम देखें तो ये हमारे स्टोमक में एसिड प्रोडक्शन को कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी जो है वो कम होती है। अगर गैस्ट्राइटिस हो किसी को, उसमें आराम पड़ जाता है। एसिड का रिफ्लक्स हो, उसमें आराम पड़ सकता है। और स्टोमक अल्सर्स में भी बहुत काम की चीज़ें हैं ये गोलियाँ। तो कॉमन अगर हम एग्जांपल्स देखें, ओम्पेराजोल, एस ओम्पेराजोल, पेंटोप्रोजोल और अबिप्रोजोल की गोलियां हर एक घर में हम लगभग पाते हैं कि ये गोलियां हर एक घर में प्रेजेंट होती ही होती हैं। इनका जो इफ़ेक्ट है, ये कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा भी है, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी वगैरह। मगर इन गोलियों को रेगुलेट करके सुपरविजन के तहत हमने लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि जिस जब मन किया हमारा हमने खाली पेट वाली गोली उठाई और खा ली। तो बिना ये जाने कि इससे लॉन्ग टर्म में हमें कौन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और बिना अपने डॉक्टर से बात किए हमें ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इन गोलियों के। हाँ, जैसे मैंने बोला कि इनके अपने फ़ायदे भी हैं, मगर लॉन्ग टर्म जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो इन पीपीआईज को, इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को लॉन्ग टर्म में यूज़ करने से होती हैं। देखिए, पहला जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थकान हो सकती है, वीकनेस फील हो सकती है, हमारे हाथों पैरों में नंबनेस हो सकती है, जैसे चींटियाँ चलती है, सुइयाँ चुभ रही हो। हमारी मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती है लॉन्ग टर्म में इनको यूज़ करने से। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में पीपीआईज का यूज़ करने से। जैसे कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। बहुत सारी जो मतलब कैल्शियम प्रिपरेशन है, कुछ तो ऐसी भी है जो एसिडिक मीडियम ना भी हो तब भी एब्जॉर्ब होती है। मगर ऑन द होल मैं ऐसे बात कर लेता हूँ कि कैल्शियम एब्जॉर्बिशन के लिए जो हम बेशतर लेते हैं उनके लिए एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है। और अगर हम इस एसिड को पीपीआई से बहुत कम कर लेते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो अपने 60s में 50s में आ पहुंच चुके हों, तो इनमें फ्रैक्चर की रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम डेफिशिएंसीज भी होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता अगर एसिडिक मीडियम ना हो तो, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। हमारी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकती है, हमें वीकनेस फील हो सकती है, और सीजर्स भी हो सकते हैं कभी कभी। तो इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं अगर हम पीपीआईज का रेगुलेटेड यूज़ ना करें, सुपरवाइजड यूज़ ना करें। देखिए, जैसे हमारा स्टोमक एसिड जो कम होता है, तो स्टोमक हमारा एसिडिक क्या करता है, इसके साथ साथ अगर हमारे अंदर कुछ जर्म्स चली जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे स्टोमक में, वो उन जर्म्स को किल कर देता है, और जिससे इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। अगर हमारा ये जो एसिड है वो बिल्कुल कम हो जाए तो हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नमूनिया, जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उनको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं नमूनिया होने के। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं कि जो लॉन्ग टर्म पीपीआईज का यूज़ है उससे एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। इसलिए हमें अनसुपरवाइजड यूज़ नहीं करना चाहिए इनका। हाँ, अगर हम गैस्ट्राइटिस हो रहा है, हमें ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, तो हम अपने डॉक्टर से जाके मिले, उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब हमने कितनी देर लेनी है, कौन सी गोली लेनी है, कब बंद करनी है। तो ये करके हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रोज़ ले रहे हैं अपने डॉक्टर्स की सलाह लिए बिना,
और लेते जा रहे हैं हमेशा, ऐसा नहीं करना है। एक और चीज़ जो हम लॉन्ग टर्म पीपीआई यूज़ से फिर फेस कर लेते हैं, उसको कहते हैं रिबाउंड एसिडिटी। तो उसे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है इसमें। रिबाउंड एसिडिटी को हम समझ लेते हैं ऐसे कि अगर हम अभी पीपीआईज़ का यूज़ कर लेते हैं, मान लो कि किसी वजह से हमने अब बंद कर दी पीपीआईज़, एकदम से हमारा जो स्टोमक है बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेता है, और हम मजबूर हो जाते हैं फिर से पीपीआईज़ लेने के लिए, क्योंकि रिबाउंड एसिडिटी से हमें फिर से लगता है कि यार हमारा स्टोमक तो ठीक हुआ नहीं, और वो गोली की डिपेंडेंसी हमारे शरीर में आ जाती है। हमें लगता है नहीं नहीं, जब तक हम वो गोली नहीं खाते तब तक हमारा एसिडिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये साइकिल बन जाता है कि आपने बहुत टाइम के लिए पीपीआईज ली हो, अब आप बंद करना चाहते हो, तो रिबाउंड एसिडिटी होती है, फिर आप फिर से अपनी पीपीआई चालू कर रहे हो, और ये साइकिल विशा साइकिल की तरह आपको एकदम पकड़ लेता है। प्रिकॉशंस, सेफ्टी यूज़ और लाइफस्टाइल मेजर्स के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो किसको ये गोलियों के बारे में केयरफुल रहना चाहिए? एक तो एल्डरली पेशेंट्स हमारे जितने भी हैं, उनको सुपरविजन के तहत ये गोलियां लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने एक बोला कि फ्रैक्चर की रिस्क फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उन पेशेंट्स में। लॉन्ग टर्म जिन्होंने भी ये गोलियां यूज़ की है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, उनके लिए एक साइन है, रेड फ्लैग साइन है, कि एक बार वो अपने डॉक्टर से मिले कि सर हम बहुत टाइम से, सालों साल से ये दवाइयाँ लेते आ रहे हैं, तो हम ये कैसे बंद कर सकते हैं? तो आपका डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है उस चीज़ में। सेल्फ मेडिकेशन जितने भी लोग करते हैं, चाहे वो पीपीआईज़ के बारे में नहीं हो, दूसरे मेडिसिन भी ओवर द काउंटर लेके ले रहे हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एंटीकोल्ड्स ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, पीपीआईज़ ले रहे हैं, उनके बारे में भी ये है कि उनको केयरफुल रहना चाहिए इस बारे में। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब हम सेफ़ यूज़ गाइडलाइंस क्या है हमारे लिए, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब भी हम कोई मेडिसिन ले, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम वही मेडिसिन ले रहे हैं जो हमें प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हो, किसी डॉक्टर ने हमें सलाह दी हो ये मेडिसिन लेने के लिए, और उतनी ही टाइम लें जितने टाइम के लिए उन्होंने बोला है, और उतनी गोलियां दिन की लें जितनी हमें बोली गई हो, जिसको हम कहते हैं राइट पेशेंट, राइट डोजेज, राइट ड्यूरेशन। और इस चीज़ को अगर हम फॉलो करें तो शायद हम इन साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। और दूसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वो हम अगर करें तो शायद हमें दवाइयों की मतलब नीड ही ना पड़े, इनको लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो कौन सी ऐसी नेचुरल वेज है जिससे हम एसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम ये दवाइयों के डिपेंडेंट ना ही रहे? देखो, पहले हम, अगर हम स्पाइसी जितने भी फूड्स हैं, ऑयली फूड्स हैं, उनको हम अगर हम अवॉइड करें, तो एसिड बनने के चांसेस हमारे स्टमक में कम हो जाते हैं। और एक बात कि जब भी हम अपना डिनर करें, ब्रेकफास्ट करें या लंच करें, मतलब कम से कम 1-2 घंटे तक हम लाई डाउन ना करें, मतलब ना सोए, अपने आप को फ्लैट ना करें। उससे क्या होता है, जो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जितनी भी होती हैं, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा जो एसिड है हमारे स्टोमक से बाहर आके हमारे एसोफेग्स तक आता है, तो जिससे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बारे में अगर हम किसी दूसरे वीडियो में भी बात कर सकते हैं कि जीईआरडी या गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ क्या है। इस वक्त आप ये समझे कि साथ में ही लेटना अच्छा नहीं है खाना खाने के बाद। तो और एक चीज़, हम अपना हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करें, क्योंकि उसका भी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर लेती है। अगर हम स्मोकर हैं तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि हम अपनी स्मोकिंग को क्विट करें। उससे भी आपका जो एसिड है स्टोमक में, जो बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, तो उसमें फ़र्क पड़ सकता है। और चाय कॉफ़ी, चलो चाय कॉफ़ी लेनी नॉर्मल क्वांटिटी में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल क्वांटिटी में आप ले रहे हो, एक आध कप ले रहे हो तो वो कोई गंदी बात है, नहीं। चाय कॉफ़ी का एक्स्ट्रा ज़्यादा यूज़ करना, आप 5-6 चाय ले रहे हैं, 2-3 कॉफ़ी ले रहे हैं दिन के, तो वो हमें रिड्यूस ज़रूर करनी है, क्योंकि उसमें भी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारा जो स्टोमक है वो एसिडिक मीडियम उसका बढ़ जाता है, उसमें एसिड ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से फिर हम इस डिपेंडेंसी साइकिल के शिकार हो जाते हैं, हमें पीपीआईज लेनी ही लेनी पड़ती है। अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ इस वीडियो को, तो एक आध लाइन में यही कहूँगा कि आप मेडिसिन को अवेयरनेस के तौर पे यूज़ करें, किसी डॉक्टर की सलाह के बाद यूज़ करें। ऐसा ना करें कि इनको आप अपनी हैबिट बनाएं।
हैबिट के तौर पे अपनी दवाइयों को यूज़ ना करें। प्रॉपर अपने डॉक्टर से पूछें कि सर हमने कितने टाइम लेनी है, कब बंद करनी है, तो हम इन साइड इफ़ेक्ट्स से आगे बिल्कुल बच सकते हैं। तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स तक, अपने फ्रेंड्स तक जो कंटिन्यूअसली अपने पीपीआईज लेते आ रहे हैं, ताकि उनको भी एक अवेयरनेस जनरेट हो कि इनको लेना लॉन्ग टर्म के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, और शायद वो भी अपने डॉक्टर से मिलके इनको बहुत बहुत जल्द इनसे अपना छुटकारा पा लें, इनको बंद कर लें। थैंक यू वेरी मच।